हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह महेश कुमार वर्णवाल की बुक किताब पर आधारित है, जिसमें अभी तक हमने इस किताब के 16 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत 16 चैप्टर में अभी तक हमने 16 चैप्टर में मध्य प्रदेश के परिचय को जाना, मध्य प्रदेश के इतिहास को, राजनीतिक व्यवस्था को, भौगोलिक संरचना को, जलवायु को, मृदा को, नदियाँ एवं अपवाह तंत्र को, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, वन एवं वन्यजीव पर्यावरण को, कृषि एवं पशुपालन को, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को, उद्योग को, परिवहन एवं संचार को, आर्थिक नियोजन को, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को, जनसंख्या एवं जनांकिकी के बारे में पढ़ा। इसके रिलेटेड ये प्रमुख टॉपिक कंप्लीट किए। आज का हमारा टॉपिक है कला एवं संस्कृति, जो कि इसका 17 चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसमें आएगा मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति की अंग के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, चित्रकला, शिल्पकला, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्व एवं त्योहार के बारे में पढ़ेंगे और प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जो कि है मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर एवं कला एवं संस्कृति। तो चलिए पढ़ते हैं कला एवं संस्कृति के संदर्भ में। सबसे पहले तो संस्कृति की डेफिनेशन को जानते हैं कि संस्कृति की क्या डेफिनेशन रहती है। किसी समाज, क्षेत्र या विशिष्ट निर्जातीय समूह में व्याप्त दीर्घकालिक परंपराएं, विचार, विश्वास, रहन सहन एवं खान पान की प्रवृत्तियां, स्थापत्य आदि समग्र रूप से संस्कृति कहलाती है। संस्कृति क्या कहलाती है? संस्कृति किसी समाज, क्षेत्र, विशिष्ट निर्जातीय समूह के व्याप्त दीर्घकालिक परंपराएं, विचार, विश्वास, रहन सहन एवं खान पान की प्रवृत्तियां, स्थापत्य आदि समग्र रूप से संस्कृति कहलाती है। मध्य प्रदेश में धार्मिक, जातीय, निर्जातीय, भौगोलिक विविधताएं जैसे सांस्कृतिक समृद्धि से रूप से समृद्ध करती है। कला संस्कृति का वाहक होता है, जो विभिन्न विधाओं, रूपों के द्वारा संस्कृति की प्रकटीकरण करती है। कला एक और वैज्ञानिकता और तकनीकी, तो जबकि दूसरी वो भाव और रस अपने अंदर समाहित करती है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की समृद्ध जो विरासत है, वह संगीत, नाटक, नाट्य, दर्शन, साहित्य, वास्तुकला आदि के रूप में प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की कला एवं साहित्य के या कला एवं संस्कृति के प्रमुख अंग के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्पकला। इसके अंतर्गत ये प्रमुख अंग आते हैं। अब जानते हैं, सबसे पहले तो पढ़ेंगे लोक गायन के बारे में। लोक गायन पारंपरिक संगीत की एक विशेष क्षेत्रीयता के प्रभाव को दर्शाता है, जो पीढ़ीगत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। लोक गायन परंपरा मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है, जो कर्तव्य, वीरता, प्रेम जैसे उच्च मानवीय मूल्यों एवं भावनाओं पर आधारित होती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक गायन के संदर्भ में जानते हैं, जिसमें आता है मालवा क्षेत्र के लोक गायन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आता है भरथरी, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणी गायन और रेलू गीत इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है कल्लंगी, तुर्गा, संत सिंगा जी, मसान्या या कयाखो, नाथपंथी, गरबा या गरबी, ये निमाड़ अंचल के अंतर्गत आता है। फिर आता है बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत आता है आला गायन, भोला गीत या बम्बूलिया, बैराइट गायन, देवारी गायन, जगदीप का पुकारा, फाग गायन, हरदौल की मनौती, यह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। फिर आता है बघेलखंड के अंतर्गत, जैसे बसदेवा गायन, बिरहा गायन, बांस गीत, सीदेव, पंडवानी गीत, घोटुल प्रथा। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, एक माइंड में ओवरव्यू बना लेंगे कि किस क्षेत्र का कौन सा लोक गायन है। जैसे मालवा का भरतरी, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणी गायन, रेलू गीत है। इसी तरीके से जब आप याद कर लेंगे, तो जब इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कि जैसे मालवा के बारे में पढ़ा, तो मालवा के संदर्भ में सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि कौन कौन से इसमें गायन आते हैं, जैसे भरतरी हुआ, संजा, हीड़, बरसाती, निर्गुणी, रेलू गीत, ये हुए। अब एक एक करके इन्हीं सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम मालवा अंचल के संदर्भ में देखते हैं। मालवा अंचल के संदर्भ में देखें कि इसमें आता है पहला भरथरी गायन। भरथरी गायन जो होता है, वह मालवा क्षेत्र में प्रातः काल में नाथ संप्रदाय के लोग एकल या सामूहिक रूप से
चिकारा, सितार, तबला, वाद्य यंत्रों के साथ भरथरी कथा का गायन करते हैं। चिंकारा प्राचीन एवं पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है जो नारियल की नट्टी, बांस एवं घोड़ों के बालों से निर्मित होती है। और छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन की परंपरागत लोक शैली प्रचलित होती है, जिसमें भरथरी लोक गायन के अंतर्गत मालवा के गांवों में आज भी नाथपंथी लोग गोपी चंद्र कथा, गोरखवाड़ी, कबीर और मीरा के भजन गाते हुए मिल जाते हैं। तो यह कौन सा लोक गायन है? भरथरी गायन। अब आता है संजा गीत। संजा गीत जो होता है वह मालवा में संजा गीत किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति होती है। इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह गीत सिर्फ पितृ पक्ष में शाम के समय किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। तो पितृ पक्ष में शाम के समय किशोरियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? संजा गीत, जो कि मालवांचल का फेमस गीत है। अब आता है हीड़ गायन के बारे में। हीड़ गायन जो है वह मालवा क्षेत्र में श्रावण के महीने में हीड़ गायन की प्रथा है। यहाँ मुख्यतः अहीरों का अवदान परक लोक आख्यान है। इसमें कृषि संस्कृति तथा ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है। और हीड़ गायन होली, दीपावली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, गोवर्धन पूजा के समय किया जाता है। और हीड़ गायन उच्च स्वर एवं शास्त्रीय शैली में आलाप के रूप में गाए जाते हैं। तो ये हीड़ गायन के संदर्भ में है, जो कि श्रावण के महीने में मालवा क्षेत्र में अहीरों का अवदान परक लोक आख्यान होता है, जिसे जन्माष्टमी, नवरात्रि, गोवर्धन पूजा, होली एवं दिवाली के समय पर गाया जाता है। अब आता है बरसाती वार्ता के बारे में। बरसाती वार्ता जो है वह चंपू काव्य है, जो कि मालवी गद्य एवं पद्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। बरसाती वार्ता ऋतु कथा गीत है जो बरसात के समय गाया जाता है, इसलिए इसे बरसाती वार्ता कहा जाता है। फिर आता है निर्गुड़ी गायन के संदर्भ में। निर्गुड़ी गायन जो है मालवा की प्राचीन परंपरा है, जिसमें कबीर की आध्यात्मिकता की छाप होती है तथा नश्वर शरीर, आत्मा की अमरता, परमात्मा संबंधी तत्वों की सरल ग्रामीण प्रतीकों के माध्यम से विवेचना होती है। और निर्गुणिक अथवा निर्गुड़िया गायन के क्षेत्र में श्री प्रहलाद सिंह टिप्पणियां अत्यंत प्रसिद्ध होता है, जिसमें कबीर, मीरा, रैदास आदि की भक्ति पदों का गायन किया जाता है। और निर्गुड़ी गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। तो यह निर्गुड़ी गायन के संदर्भ में। अब आता है मालवा अंचल का लास्ट गीत रेलो गीत, जो कि भीलू एवं कोरकू जनजाति के गायन का है तथा रेलो गीत जो है वह प्रमुख रूप से नवयुवक एवं नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है। तो मालवा अंचल के कौन कौन से लोक गायन है? भरथरी, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुड़ी गायन और रेलो गीत इसके अंतर्गत प्रमुख गीत आते हैं। अब जानते हैं निमाड़ अंचल के अंतर्गत। तो निमाड़ अंचल के अंतर्गत देख लेते हैं पहले नंबर पर तो कौन कौन से गीत है। निमाड़ अंचल के अंतर्गत आती है एक तो कलगी तुर्गा, फिर आता है संत सिंगाजी। कौन सा आता है? संत संगाजी आता है। फिर उसके बाद जो इसका नेक्स्ट आता है मसालिया कयाखू आता है। फिर उसके बाद आता है नाथपंथी। इसके बाद कौन सा आता है? नाथपंथी। फिर उसके बाद जो इसका निमाड़ अंचल का आता है गरबा गरबी। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है? गरबा गरबी। तो इसके अंतर्गत इतने सारे कौन कौन से हैं? निमाड़ी के अंतर्गत कलगी तुर्गा, संत संगाजी, गरबा गरबी, कयाखू और नाथपंथी इसके अंतर्गत ही प्रमुख है लोक गायन आते हैं। चलिए तो एक एक करके प्रमुख लोक गायन के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला लोक गायन आता है कलगी तुर्गा। कलगी तुर्गा जो है वह निमाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्गा एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन होता है, जहाँ पर यह प्राचीन लोक गायकी जिसका प्रसार निमाड़ क्षेत्र में मालवा तक है तथा यह रात्रि के समय चंग या लकड़ी या तारों के निर्मित वाद्य यंत्र की थाप पर शिव की आराधना में गाया जाता है। कलगी तुर्गा जो है वह गायन दो अखाड़ों में होती है, एक कलगी अखाड़ा और दूसरा तुर्रा अखाड़ा होता है। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहा जाता है। तो ये कलगी तुर्रा जो है वह कलगी और तुर्रा अलग अलग है, जो कि दो अखाड़ों के नामों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला अखाड़ा होता है वह कलगी अखाड़ा आता है, दूसरा आता है तुर्रा अखाड़ा, जिसमें दो अखाड़े हैं। और यह किस पर निर्मित होता है? इसमें शिव की आराधना पर गाया जाता है तथा यह रात्रि के समय चंग की थाप पर, चंग मतलब लकड़ी एवं तारों से निर्मित वाद्य यंत्र की थाप पर शिव की आराधना के लिए इस गायन को गाया जाता है। अब आता है संत सिंगाजी भजन के बारे में। 15वीं शताब्दी में संत सिंगाजी एक प्रमुख निर्गुण संत कवि थे, जिन्होंने निर्गुण पदों को आज भी भजन रूप में गाया हुआ है।
इनके ये भजन आध्यात्मिक साधना से युक्त थे तथा इन निमाड़ एवं मालवा क्षेत्र में किसी भी अवसर पर गाए जाते हैं और इन भजनों को मृदंग और झांझ के उच्च स्वर में गाया जाता है। तो इसमें क्या स्पेशलिटी है कि यह संत सिंगा जी जो कि प्रमुख निर्गुण संत कवि हैं उनके द्वारा यह गाया गया था तथा यह निर्गुण पदों में आज भी भजन के रूप में गाया जाता है तथा यह आध्यात्मिक साधना से युक्त है जो निवाड़ एवं मालवा क्षेत्र में किसी भी अवसर पर गाए जाते हैं और इन भजनों को मृदंग या छांझ के रूप में उच्च स्वर में गाया जाता है। अब आता है मसान्या के बारे में। मसान्या निवाड़ में मृत्यु के गीतों को मसान्या या काया खोज कहा जाता है। ये गीत आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी पारंपरिक गीत है और ये गीत समूह में गाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट नाथपंथी गायन के बारे में। नाथपंथी गायन जो है वह निमाड़ में जोगियों से सबसे भिन्न लोक गायन है जो प्राय गोरख कबीर भरतरी गाथा का गायन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है गरबा गरबी जो कि निमाड़ क्षेत्र में गरबा स्त्रीपरक अनुष्ठानिक लोक गायन है जबकि गरबी जो है वह पुरुष प्रधान लोक गायन है। मतलब जो गरबा है वह स्त्री परक लोक गायन है और गरबी जो है वह पुरुष परक लोक गायन होता है। अब यहाँ पर ये जो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित लोक गायन फिनिश होते हैं। अब पढ़ते हैं हम बुंदेलखंडी गीत के बारे में या बुंदेलखंडी के बारे में कि उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत बुंदेलखंडी गीत के अंतर्गत आता है पहला तो ये आल्हा गायन, फिर दूसरा आता है भोला गीत। कौन सा आता है? भोला गीत। फिर उसके बाद आता है बैरायट गीत। कौन सा आता है? बैरायट के बाद आएगा आपका देवारी गीत। फिर आता है इसके बाद जगदेव का पुवारा। कौन सा आता है? जगदेव का पुवारा। फिर इसके बाद आता है आपका फाग गायन। और आपका इसके अंतर्गत लास्ट है हरदौल की मनौती। ये हरदौल की मनौती यहाँ का ये प्रमुख है लोक गायन है। तो अब कौन कौन सी यहाँ के लोक गायन है? पहला तो आता है आला गायन, फिर आता है जगदेव का पुवारा, भोला गीत, फाग गायन, बैरायट, देवारी गीत, हरदौल की मनौती। ये यहाँ के प्रमुख लोक गायन है। चलिए तो एक एक करके प्रमुख लोक गायन के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला लोक गायन आता है आल्हा गायन। आल्हा गायन बुंदेलखंड में आल्हा गायन को वीर रस का प्रधान काव्य है। यह जो है वह एकल शैली के रूप में वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाता है। तो ये कब गाया जाता है? एकल ऋतु में वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाता है। इस विषय वस्तु में जगनिक द्वारा रचित आलाखंड में वर्णित 52 लड़ाइयां हैं जो आल्हाउदल से लड़ी हैं और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक एवं नगाड़े होते हैं। तो यह आल्हा गायन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट भोला गीत या बम्बुलिया के बारे में। भोला गीत या बम्बुलिया को लमेटरा गीत भी कहा जाता है। ये गीत मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर स्त्री एवं पुरुष के समूहों द्वारा गाए जाते हैं और प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाने वाले ये गीत शिव एवं शक्ति से संबंधित होते हैं। और इन गीतों के गायन का सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भोला गीत या बम्बुलिया गीत की क्या स्पेशलिटी है कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बैरायट गायन। बैरायट गायन जो है वह कथा गायन शैली है जिसमें मुख्य रूप से महाभारत की कथाओं के साथ एक अनेक ऐतिहासिक चरित्रों लोक गायन नायकों की कथाएं गाई जाती है। मुख्यतः धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात्रि के समय गाया जाता है। अब आता है देवारी गायन। देवारी गायन जो दोहों पर केंद्रित है जिसमें अहीर, गवली, घौसी, बरेदी आदि जातियों की देवारी गायन और नृत्य की परंपरा है। यह मुख्यतः दीपावली के अवसर पर गाया जाता है और इस गायन परंपरा में ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण करके गायन के साथ साथ नृत्य करते हैं। देवारी के दोहों के विषय राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, वीर रस युक्त भक्ति पर आधारित होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जगदेव का पुवारा जो कि मुख्यतः चैत्र एवं अश्विन या कुमार के मास में गाया जाता है। यह एक भजन शैली का गीत है और इसमें देवी की स्तुति के संबंधित भजन गीत गाए जाते हैं और इसे अश्विन मास में जवार गीत भी गाए जाते हैं।
फिर आता है फाग गीत, जो कि कृष्ण राधा पर केंद्रित फाग गीत होली के अवसर पर गाए जाते हैं, जो कि पुरुष प्रधान गायन होता है। और फाग गीत बुंदेलखंड के अतिरिक्त बघेलखंड, निमाड़ क्षेत्र में भी प्रचलित है। फिर आता है इसके बाद आता है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती जो है यह बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। तो ये कौन सी है? ये वीरता प्रधान प्रचलित गायन परंपरा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बघेलखंड के लोक गायन के बारे में। बघेलखंड के लोक गायन के संदर्भ में पहले नंबर पर तो आता है बसदेव गायन, फिर आता है बिरहा गायन। कौन सा आता है? बसदेव गायन, बिरहा गायन। बिरहा गायन के बाद आता है बांस गीत, इसके अंतर्गत बांस गीत को भी गाया जाता है। फिर सीदेव आता है, सीदेव गीत भी बघेलखंड में गाए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पंडवानी गीत। पंडवानी गीत कहाँ गाए जाते हैं? बघेलखंड में। और घोटुल पाटा जो है वह भी यहाँ बघेलखंड के प्रमुख लोकगीत है। अब आता है एक एक करके इन सभी गीतों के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बसदेव गायन। बसदेव गायन बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन है जो भरबोले जाति द्वारा गाया जाता है। इसमें भगवान के श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर और पीला वस्त्र धारण कर रामायण कथा, कर्ण कथा, श्रवण कुमार कथा आदि के चरित्र कथा का गायन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है बिरहा गायन, जो कि बघेलखंड में बिरहा गायन भी सभी जातियों द्वारा गाया जाता है, जिसमें प्रश्नोत्तर में गायन किए जाने वाले श्रृंगारपूर्ण गीत होते हैं। फिर आता है फाग गायन, जो कि बघेलखंड में फाग गायन में सबसे परंपरा के में मौलिक रूप है। यहाँ नगाड़ों के साथ फाग गायन किया जाता है। फाग गायन में पुरुषों की भागीदारी होती है। सामूहिक शुरू में फाग गीतों का गायन नगाड़ों की विलंबित ताल में प्रारंभ होता है और धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ जाता है। नगाड़ों की टंकार तथा समूह गायकों की ऊंचा स्वर फाग गायन के लिए उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मित करने में सफल होता है तथा यह गायक या श्रोता फाग गायन के साथ झूमने लगते हैं। बघेलखंड में फाग गायन की अनेक लोक मंडियां भी होती हैं। अब आता है बांस गीत, जिसमें बांस गीत बघेलखंड क्षेत्र में बांस गीत लोक कथाओं या लोक गाथाओं के रूप में गाया जाता है। इसमें गायक, रागी, वादक प्रमुख होते हैं। बांस गीत मोर ध्वज एवं कर्ण की गाथाओं पर आधारित महिला परक गीत होती है, जिसमें उच्च स्वर और कथानक गायन शैली में गाया जाता है। अब आता है सीदेव के बारे में, जो कि बघेलखंड में जातियों द्वारा गाया जाने वाला एक गायन होता है। यह गायन होता है यहाँ पर। फिर आता है पंडवानी। पंडवानी जो कि पांडवों द्वारा उच्च स्वर सहित एकल कथा गायन है, जो कि आध्यात्मिक धर्मोद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार आदि भाव सम्मिलित होती है। मुख्यतः शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट के क्षेत्रों में गोंड आदिवासियों की प्रधान शाखा से संदर्भित होता है। अब आता है घोटुल पाटा के बारे में, जो कि यह गोंड एवं मुड़िया जनजाति के मुख्य गीत होते हैं कि मृत्यु गीत होते हैं, जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें राजा जोलोंग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन रहे। लोक गायन किस किस क्षेत्र के हैं? मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के ये प्रमुख मध्य प्रदेश के लोक गायन इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में जानेंगे कि इसके क्षेत्र में मतलब उसी तरीके से मालवा अंचल, निमाड़ अंचल और बुंदेलखंड एवं बघेलखंड अंचल के अंतर्गत इसके प्रमुख नृत्यों के बारे में जानेंगे, जिस तरीके से लोक गायन के बारे में समझा। मालवा अंचल के संदर्भ में देखते हैं कि रजवाड़ी, अड़ाखाड़ा और डंडा मटकी नृत्य आता है। इसी तरीके से निमाड़ अंचल में गणगौर, काठी, फेफरिया, मांडल्या, अड़ाखाड़ा और डंडा नाच आता है। इसी तरीके से बुंदेलखंड में कांगड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सेरा, ढेमरियाई और जवारा आते हैं। उसी तरीके से बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। बघेलखंड के अंतर्गत परधौनी, सैला, दादर, केहला, कलसा, बिरहा इसके अंतर्गत ये प्रमुख लोक नृत्य आते हैं। अब आता है कि एक एक करके इन सभी लोक नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पढ़ते हैं मालवा के लोक नृत्य रजवाड़ी, अड़ाखाड़ा, डंडा और मटकी नृत्य के बारे में। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले मालवा के लोक नृत्य, जिसमें आता है अड़ाखड़ा व रजवाड़ी लोक नृत्य के बारे में। अड़ाखड़ा व रजवाड़ी नृत्य की जो परंपरा है वो किसी अवसर पर, विशेष पर संपूर्ण मालवा में देखी जाती है।
कब देखी जाती है? किसी भी अवसर पर यह परंपरा देखी जाती है। यह नृत्य ढोल की परंपराओं कहिरवा दादरा तालों पर किया जाता है और विशेषता यह महिला प्रधान नृत्य होता है। रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर तथा आड़ा नृत्य झुककर कहिरवा की ताल पर किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य जो होता है उसमें पल्लू को पकड़कर और आड़ा नृत्य जो होता है वह झुककर कहिरवा की ताल पर किया जाता है। अब आता है मटकी नृत्य के बारे में। मटकी नृत्य जो कि मालवा का एक समुदाय नृत्य है और इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती है और इस ढोल को स्थानीय भाषा में मटकी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? मटकी कहा जाता है। तथा यह स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला इस प्रकार के करती है कि इसमें अपने पारंपरिक पहलवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढ़े अन्य नर्तकियां बाद में शामिल हो जाती है। इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब आते हैं निमाड़ के लोक नृत्य के बारे में। निमाड़ के लोक नृत्य के अंतर्गत आती है पहले नंबर पर गणगौर, फिर आता है काठी फाफरिया। कौन सा आता है? काठी। फिर आता है उसके बाद फेफरिया। फिर उसके बाद आता है मांडल्या। कौन सा आता है? मांडल्या। फिर आता है आड़ा खाड़ा और डंडा नाच आता है। आड़ा खाड़ा और डंडा नाच इसके अंतर्गत आता है। कौन सा? डंडा नाच इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख निमाड़ के लोक नृत्य है। चलिए तो एक एक करके प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है गणगौर। गणगौर जो लोक नृत्य होता है वह निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है जो चैत मास में गणगौर पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। यह नृत्य ढोल एवं थाली की थाप पर किया जाता है और प्रदेश में झीला तथा झालरिया शैली के 2 गणगौर लोक नृत्य किए जाते हैं, जिसकी विषय वस्तु भक्ति के रूप में देवता धनियार सूर्यदेव और रनुबाई की उपासना करते हैं। फिर आता है इसके बाद काठी लोक नृत्य जो कि काठी पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजक नृत्य है और यह जिसका वाद्य यंत्र ढाक होता है। यह नरकाठी नर्तकों की वेशभूषा नेपाल के महाकाली नर्तकों के समान होती है, जिसे बाना कहा जाता है और यह देश प्रबोधिनी पेयदेव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक समय यह समाप्त हो जाता है। नृत्य के साथ किए जाने वाले गायनों में सुरियाली, महाजनों, भिलठरों, बाल, गोडे नांगर, हरिश्चंद्र आदि कथाएं होती हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख आता है। अब आता है फेफरिया नृत्य। फेफरिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य समूह होता है जिसमें स्त्री एवं पुरुष समूह बनाकर नृत्य करते हैं। फेफरिया नामक वाद्य यंत्र के कारण इस नृत्य को फेफरिया नृत्य कहा जाता है और नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये फेफरिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब आता है मांडल्या नृत्य। मांडल्या नृत्य जो होता है स्त्री प्रधान नृत्य होता है, जहाँ पर पुरुषों द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर स्त्रियां नृत्य किया करती हैं। अब आता है डंडा नाच जो कि चैत्र वैशाख मास में कृषकों के द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य के दौरान छल्ला तथा दोहे गाए जाते हैं। तो क्या गाया जाता है? छल्ला एवं दोहे इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। अब आता है अड़ा खड़ा नृत्य जो कि निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन, संस्कार, विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं और इस नृत्य को अड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। और इसी तरीके से जो मालवा का घोटुल नृत्य है वह मृत्यु गीत है जो कि गौंड एवं मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ये लोक गायन है। अब आता है बुंदेलखंड के लोक नृत्य के बारे में। बुंदेलखंड के लोक नृत्य में आता है पहले नंबर पर कानड़ा नृत्य, फिर उसके बाद आता है नौटंकी, बधाई, राई, सैरा, ढिमराई, जावरारा। इसके अंतर्गत ही प्रमुख लोक नृत्य आते हैं। पहला आता है जिसमें कानड़ा नृत्य जो कि बुंदेलखंड में धोबी समाज के द्वारा यह नृत्य किया जाता है जो कि जन्म एवं विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है। इसमें सरस्वती एवं भगवान गजानन की कथा भी की जाती है। किसकी कथा की जाती है? सरस्वती एवं भगवान गजानन की। तथा कारणा नृत्य जो है वह भक्ति आधारित गायन होता है जिसमें राम कृष्ण शिव की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो इस नृत्य में क्या किया जाता है? इसमें राम कृष्ण और शिव की लीलाओं का वर्णन किया जाता है और इस नृत्य का प्रयोग किए जाने से वाले मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी, लोटा, ढोलक, तारे हों और कभी कभी ढोलक के साथ मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट नृत्य। नेक्स्ट आता है बधाई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह या तीज के अवसर पर स्त्री एवं पुरुषों में संयुक्त रूप से बधाई नृत्य किया जाता है तथा यह नृत्य ढपला, ठिमरी, रमतूला, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र पर प्रयुक्त होता है। फिर आता है राई यंत्र। राई जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि विभिन्न अवसरों पर हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है, जिन्हें बुंदेलखंड में बेड़नी कहा जाता है, और मृदंग वादक नृत्य को गति प्रदान करता है। राई की विराम स्थिति स्वांग कहते हैं वेग तथा इस नृत्य का तीव्र गति नृत्य, तात्कालिक कविता, लोक संगीत संयोग मिलता है। इसके अंतर्गत प्रमुख नृत्य आते हैं। फिर आता है हमारा सेहरा, जो कि बुंदेलखंड में सावन के मास में रबी एवं खरीफ की फसल बुआई के समय और तीज के अवसर पर सेहरा नृत्य किया जाता है तथा इसके अंतर्गत आता है सेहरा नृत्य की यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है, जिसमें नर्तक हाथ में डंडा लेकर घेरा बनाकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित नृत्य करते हैं और इस नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है ढिमराई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड की धीमर जाति के द्वारा किया जाता है। धीमर जाति नृत्य के साथ श्रृंगार और भक्ति गीत भी गाए जाते हैं। नृत्य विवाह तथा नवरात्रि के विशेष अवसर पर किया जाता है। गीतों की भावनाओं के माध्यम से समझाने के लिए मुख्य नर्तक कथक के समान परिचालन करते हैं। इस परिचालन में ढिमराई नृत्य की प्रमुख विशेषता होती है। फिर आता है कि इस नृतक को है वह ढोलक, टिमकी, मृदंग वाद्य यंत्र द्वारा बजाए जाते हैं। तो ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। अब आता है बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है पहला नंबर पर परधोनी, फिर आता है सैला, दादर, कोहरा, कलसा, बिरहा। इसके अंतर्गत ही प्रमुख लोक नृत्य आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परधोनी नृत्य के बारे में, जो कि यह नृत्य विशेष अवसर पर मुख्यतः विवाह के समय बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। दादर नृत्य के बारे में, बघेलखंड का प्रसिद्ध दादर नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा प्रसन्नता के अवसर पर दादर गीत गायन करके किया जाता है। दादर नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र सहनाई, ढोल, ढोलक या ठप होते हैं, जो कि जातीय गीतों की विशेषता के अनुरूप दादरा नृत्य मध्य प्रदेश के कोटवार, कहार, कोल आदि जनजातियों के द्वारा प्रसिद्ध होता है। अब आता है केहरा नृत्य, जो कि केहरा नृत्य स्त्री एवं पुरुष की विभिन्न शैलियों का समायोजन होता है। इसकी मुख्य ताल काहिरवा। इस नृत्य में फुरहरी नामक एक विशेष मुद्रा स्त्रियां हाथों में देकर चक्री बनाते हुए नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। केहरा नृत्य बारी जाति के विशेष लोकप्रिय होता है। अब आता है कलसा नृत्य, जो कि गडेरियों, अहीर या गुप्ता आदि जातियों द्वारा बारात की आगवानी में सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। अब आता है कि इस नृत्य में धोती बंडी पहनकर साफा बांधकर नृत्य किया जाता है। अब आता है बिरहा नृत्य के बारे में, जो कि विवाह एवं दीपावली के अवसर पर बिरहा गायन या नृत्य किया जाता है। बिरहा पुरुष प्रधान नृत्य होता है, लेकिन स्त्रियों के सम्मिलित होने पर यह नृत्य प्रश्नोत्तरी पर आधारित होता है। अहीर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। तो ये बिरहा नृत्य के प्रमुख पॉइंट है। अब आता है मध्य प्रदेश की जनजातियों के नृत्य के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है कर्मा, जिसमें पहला कर्मा नृत्य आता है, जो कि लोक नृत्यों के राजा नाम से प्रसिद्ध कर्मा नृत्य मुख्यतः कर्म की प्रधानता पर आधारित होते हैं, जो भादों के महीने में प्रारंभ होकर कार्तिक मास तक चलते हैं। कर्मा नृत्य में मंडला क्षेत्र में गोंड, बैगा, कोरकू, देवदार और बिजवार, बिरहोर आदि जनजातियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। मंडला क्षेत्र में कर्मा नृत्य की सर्वाधिक शैलियां प्रचलित होती हैं और इसकी प्रमुख शैलियों में कर्मा लगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा लहकी, कर्मा रागनी, कर्मा ठाड़ा तथा कर्मा झरनी इसके अंतर्गत आती हैं। और बैगा जनजातियों की 4 शैलियां होती हैं, जिसमें कर्मा खरी, कर्मा झुलनी, कर्मा खाय और कर्मा लहकी इसके अंतर्गत 4 प्रमुख बैगा जनजातियों की 4 शैलियां आती हैं। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य कहा गया है। तो कर्मा नृत्य कौन सा है, जैसे गिनीज बुक में ऐसा पहला नृत्य है जो गिनीज बुक में शामिल होने वाला नृत्य बन गया है। अब आता है दशहरा के बारे में। दशहरा जो है वह सामाजिक सौहार्द और प्रेम संबंध की भावना में अभिव्यक्ति प्रेरित होकर यह नृत्य बैगा आदिवासियों में विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है।
इस नृत्य में मंडला, बालाघाट, खंडवा की बैगा जनजातियों में यह नृत्य वार्षिकोत्सव के रूप में किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा नृत्य अश्विन पंचमी कार्तिक अमावस्या तक किया जाता है। अब आता है रीना नृत्य के बारे में। रीना नृत्य जो है वह विंध्याचल और सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्र में गौंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। रीना नृत्य जो है वह गिरजा उत्सव की एक परंपरा होती है। अब आता है कहरवा नृत्य के बारे में। कहरवा नृत्य के बारे में, कहरवा नृत्य विवाह के अवसर पर प्रतिदिन रात्रि में गौंड जाति द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। गौंड जाति द्वारा यह नृत्य वैवाहिक अवसरों के स्तर पर मृत्यु संस्कार में भी किया जाता है। इस नृत्य में प्रमुख रूप से नगाड़ा या टिकोरा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये कहरवा नृत्य की प्रमुख स्पेशलिटी है। अब आता है सैला नृत्य, जो कि कार्तिक फागुन के माह में अमावस्या के दिन मंडला ढिंडोरी की बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है जिसकी मुख्य विशेषता पैंतरी या पद संचालन शैली है, जिसमें के द्वारा वीरता एवं ओज से भरपूर नृत्य को प्रदर्शित किया गया है। अब आता है ढोहा नृत्य, जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता यह होती है कि महिलाओं द्वारा किए गए नृत्य के विपरीत पुरुष अन्य प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भील जनजाति द्वारा ढोहा नृत्य को भील नृत्य पर गजरा कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है गरबी नृत्य के बारे में, जो कि भील जनजाति में गरबी नृत्य पित्त एवं प्रकृति के अवसर पर किया जाता है। फिर आता है भड़म नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से छिंदवाड़ा एवं जबलपुर की भारिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में भिड़नई, भरनौट, गुन्नू, शाही आदि अन्य जात नामों के नाम से जाना जाता है तथा भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर सैताम नृत्य भी किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आता है पूजा नृत्य, जो कि धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर गौंड एवं उरांव जनजाति के द्वारा पूजा नृत्य का आयोजन किया जाता है। पूजा नृत्य का जो आयोजन है वह गौंड जनजाति के मंडला क्षेत्र में आ रहा ज्येष्ठ मास में बिद्री पूजा उत्सव एवं उरान जनजाति द्वारा चैत्र मास में साल पूजा नामक सार्वजनिक उत्सव किया जाता है। अब आता है अटारी नृत्य के बारे में। अटारी नृत्य जो है वह आयोजन विभिन्न आयोजनों पर बुंदेलखंड की क्षेत्र की भूमिज और बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है। फिर आता है दहका नृत्य, जो कि एक सामाजिक लोक नृत्य है जो कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर आता है डांडरिया नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के अवसर पर डांडरिया नृत्य को किया जाता है। तो ये किसके द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश के लोक नाट्य के बारे में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य में उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से लोक गायन और लोक नृत्य के बारे में समझा। लोक नाट्य के संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं कि मालवा अंचल के अंतर्गत कौन कौन से लोक नाट्य आते हैं, निमाड़ अंचल के अंतर्गत कौन आते हैं, बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत कौन आते हैं और बघेलखंड के अंतर्गत कौन आते हैं। सबसे पहले आता है मालवा अंचल के अंतर्गत, जिसमें आता है माच, भवई, भीलो या कठपुतली आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है निमाड़ अंचल, जहाँ की रासलीला और गम्मत आती है। फिर आता है बुंदेलखंड, जिसके अंतर्गत स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खम्ब स्वांग, कुर्कु जनजाति के द्वारा ये प्रमुख आते हैं। फिर आता है बघेलखंड, जिसके अंतर्गत नौटंकी, मनसुखा, छाहुर, सारास, लकड़बग्घा, जिंदबा, बहलोल, हिंगोला, कर्मा, चंदेली छत्तीसगढ़ की राउत जाति इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सबसे पहले मालवा के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है माच। माच जो है मालवा क्षेत्र का लोक नाट्य है जो 300 वर्ष प्राचीन है, जिसका उद्भव राजस्थान के ख्याल में माना जाता है। मध्य प्रदेश में माच परंपरा का प्रारंभ मुख्य रूप से उज्जैन में हुआ है तथा माच नाट्य का प्रारंभ रात्रि के प्रथम पहर में होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने माच को राजकीय लोक नाट्य का दर्जा प्रदान किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश को राजकीय लोक नाट्य का दर्जा इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है। फिर आता है हमारा दूसरा लोक नृत्य, फिर आता है भवई, जो कि नाट्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में झाबुआ के आसपास भीलों के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय लोक नृत्य विद्वान देवी लाल सांभर ने भवई को मालवा तथा राजस्थान की उत्पत्ति बताया हुआ है। फिर आता है कठपुतली, जो कि राजस्थान राज्य की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में कठपुतली लोक नाट्य का आयोजन भी किया जाता है।
अब आता है निमाड़ लोक के लोक नाट्य के बारे में, जिसमें पहला आता है गम्मत, जो कि निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य लोक जीवन पर आधारित है। और गम्मत मुख्यतः 3 अवसरों पर किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है नवरात्रि, फिर होली, फिर गणगौर के पर्व पर यह लोक नाट्य किया जाता है। यह नाट्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों, गणेश या सरस्वती की वंदना के पश्चात किया जाता है, जिसमें मृदंग, ढोलक, झांझ वाद्य यंत्रों के साथ समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। फिर आता है रासलीला, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भाद्र मास में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण से विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति रासलीला में की जाती है। यह नाट्य नृत्य, गीत, संगीत का समन्वय भी होता है। फिर आता है बुंदेलखंड के लोकनाट्य के बारे में, जिसमें आता है स्वांग। स्वांग जो है वह बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य स्वांग गायन, अभिनय दोनों पर आधारित होता है। यह स्वांग विभिन्न त्योहारों, उत्सवों तथा पर प्रस्तुत किया जाता है तथा यह विषय सामाजिक कुरीतियों, समसामयिक घटनाओं से संबंधित होते हैं और इनके अन्य नाव में नवरात्रि के स्वांग, बहरूपिया के स्वांग, बच्चों के स्वांग और होली के स्वांग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और अधिकांश क्षेत्रों में स्वांग प्रायः राई की फसल कटने के पश्चात किए जाते हैं। तो यह स्वांग नृत्य के या नाट्य की प्रमुख स्पेशलिटी होती है। अब आता है इसके अंतर्गत कि स्वांग नाट्य का विवरण जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। स्वांग नाट्य 9वीं शताब्दी में नाथ सिद्ध के संप्रदाय के सिद्ध कवि कन्हड़प्पा के काव्य में मिलता है। बुंदेलखंड के प्रमुख स्वांग धतूरा खान सुरालुआओं ने पंडित ठाकुर, सुनार दाकच, भूरी भैंस की प्रस्तुति होती है। स्वांग के क्षेत्रीय नाम तमाशा, ख्याल, माचा, रम्मत इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है अखाड़ा के बारे में कि इस लोक नृत्य का प्रचलन बुंदेलखंड या बघेलखंड में है, जिसमें प्रमुख रूप से शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फिर आता है खम्ब स्वांग के बारे में, जो कि लोकनाट्य बुंदेलखंड में कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो लोकनाट्य है जो खम्ब स्वांग, जो कि बुंदेलखंड में कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आता है बघेलखंड के लोकनाट्य के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है नौटंकी। नौटंकी जो है वह बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्र में लोकप्रिय है तथा प्राचीन लोकनाट्य है, जिसमें इस शैली में मोरध्वज, गोपीचंद, पूरन भक्त और ध्रुव आदि चरित्रों का रचना की जाती है। आधुनिक काल में नौटंकी का उद्भव भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें धार्मिक प्रसंग केंद्र में रहे हैं। इसमें नील देवी के नाटक में साहित्यिक रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख पात्र को सूत्रधार रंगा कहते हैं और जिसमें विदूषक दर्शकों को हंसाता है। तो इसके अंतर्गत इसकी यह नौटंकी की प्रमुख स्पेशलिटी है। अब आता है मनसुखा लोक नाट्य के बारे में। मनसुखा जो है वह नाट्य रास पे परिवर्तित रूप है, जो मुख्यतः त्योहारों, विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। श्रृंगार पर आधारित मनसुखा लोकनाट्य पदों के श्रृंगार से प्रस्तुत किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोकनाट्य मनसुखलाल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है छाहुल लोकनृत्य, लोकनाट्य जो कि बघेलखंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो कृषकों, अहीरों संस्कृति की प्रतिनिधित्व करता है और यह नाट्य दीपावली से प्रारंभ होकर अष्टमी तक तेली, कुम्हार और अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि यह नृत्य जो है वह बघेली छाव नाट्य शौर्य प्रदर्शन, प्रेम, श्रृंगार पर आधारित होती है, जिसकी मुख्य विशेषता सामंती व्यवस्था को जनता तक समक्ष प्रदर्शित करती है। अब आता है रास, जो कि बघेलखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में राधा कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों में कृष्ण लीला में रास नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रसंगों को मुख्यतः वैध लीला, गेंद लीला, नर्तकी प्रसन्न, कालिया नाग प्रसन्न का प्रदर्शन किया जाता है और इनके अभिनय संबंधी तत्वों को पारसी संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। अब आता है लकड़बग्घा, जो कि नाट्य विवाह के पश्चात बघेलखंड क्षेत्र में आदिवासी युवक युवतियों द्वारा खुले मंच पर किया जाता है। इस नाट्य में मुख्यतः पशु एवं मानव के परस्पर संयोग का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके बाद आता है जिंदबा। जिंदबा जो है वह लोकनाट्य महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर या बसी के दिन किया जाता है और बघेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है हिंगोला नाट्य, जो कि गीतों की नोकझोंक के रूप में एक मंच रह सरलीकृत नाट्य परंपरा होती है।
अब आता है मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में। मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के संदर्भ में जानते हैं उसी तरीके से कि मालवा की लोक चित्रकला कौन कौन सी है। मालवा की लोक चित्रकला के अंतर्गत आता है, पहला आता है सवनाही, सवनाही मालवा के अंतर्गत। फिर संजा, मंडाना, देवासा, चित्रावड़ा आता है, ये मालवा के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा निमाड़ चित्रकला के अंतर्गत, जिसमें फगल्या, कैचारी भरना, थापा, मंडाना, मूर्धन, संजा फूली, नाग चित्र, खोपड़ी पूजन और जिरौती आती है। बघेलखंड चित्रकला के अंतर्गत आता है कोहेबार, नेवारान, अंगरोहन, कोंडर, मोर मुरेला, छाती चित्र और तिलंगा इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है बघेलखंड, जिसके अंतर्गत चित्रकला आती है। बघेलखंड के अंतर्गत आती है सुरेती, मूर्ते, कोहेबार, नौरता, अंगरोहन, दोज पुतलियां और चौक, मामूलिया, गोदन, गोवर्धन आते हैं। चलिए तो एक एक करके प्रमुख चित्रकला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं मालवा चित्रकला के बारे में, जिसमें पहली आती है सवनाही। सवनाही चित्रकला जो कि सावन के महीने में हरतालिका की पर्व पर के अवसर पर गोबर से बनाई जाती है। यह चित्रकला जादू टोना की मान्यता को ध्यान में रखते हुए इसके बचाव के लिए बनाई जाती है। ये सवनाही चित्रकला है। फिर इसके बाद आती है संज्ञा चित्रकला, जो कि मालवा क्षेत्र में किशोरियों की श्राद्ध पक्ष में दीवार पर गोबर फूल पत्ती और चमकीली पत्तियों को 16 दिनों तक सजाकर अलग अलग पारंपरिक आकृतियां बनाती हैं। फिर आती है मंडाना, जो कि भूमि अलंकरण के रूप में मांडाना सर्वथा स्वतंत्र और पूर्ण कला विधि होती है। यह दीपावली के अवसर पर, भाई दूज के अवसर पर पाई जाती है। फिर आता है दिवासा, जो कि मालवा क्षेत्र में प्रचलित भित्ति चित्र है, जो कि किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष में चित्रित किया जाता है। फिर आता है चित्रावरण, जो कि चित्रे जाति के द्वारा घर तथा मंदिर की दीवारों पर चित्रावरण उत्कीर्ण किए जाते हैं। विशेष रूप से इन्हें मुख्यतः विवाह समारोह के चित्रण में अंकित किया जाता है। अब आता है निमाड़ चित्रकला के बारे में, जो कि निमाड़ चित्रकला कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें लोक एवं आदिवासी अंचलों के पारंपरिक रूप से प्रचलित होते हैं। इसमें आम जनमानस द्वारा साधारण प्रकार के चित्रों को जमीन, दीवार और बर्तन पर उकेरा जाता है। अब आता है फगल्या के बारे में। फगल्या जो कि है इसके अंतर्गत आता है कि इसके में निमाड़ के में पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का आकलन या रेखांकन किया जाता है। फिर आता है कंचाली भरने के बारे में कि यह निमाड़ में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। ये कंचाली भरना होता है। फिर आता है थापा। थापा जो है थापा के अंतर्गत आता है कि यह निमाड़ क्षेत्र की चित्रकला है, जो कि शैली सप्तमी या दशहरा के अवसर पर हाथ के थाप लगाए जाते हैं और ये थापे हल्दी, गेरू और गोबर आदि के बनाए जाते हैं। फिर आता है संजा फूली के बारे में, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अश्विन मास में अविवाहित कन्याओं के द्वारा यह चित्र बनाए जाते हैं। ये संजा फूली ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। तथा फिर आता है ईरत चित्रकला, जो कि निमाड़ में विवाह के समय कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। फिर आता है मूर्धन, जो कि यह चित्र दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है जिरौती, जो कि अमावस्या, हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाता है जिरौती। अब आती है बघेलखंड चित्रकला के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है कोहेबर, जो कि कोहेबर चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है और इस विवाहित युगल पूजा करते हो। बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों जगह यह चित्र में प्रचलित है। फिर आता है नेवरान नमे, जो कि भाद्रपद माह के महीने में नवमी के दिन विवाहित महिलाएं पारंपरिक चित्र बनाकर इसकी पूजा करती हैं। यह कौन सा है? नेवरान नमे इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मोर मुरेला या मोर इला, जो कि बुंदेलखंड या बघेलखंड में विभिन्न रंगों में प्रयोग से मोर के चित्र बनाए जाते हैं। फिर आता है कि छाटी चित्र, जो कि बघेलखंड क्षेत्र में शिशु के जन्म पर छठे दिन छोटी माता की पूजा करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है तिलंगा चित्र, जो कि कोयले एवं तितली के तेल से दीवार पर तिलंगा चित्र को बनाया जाता है। तो ये बघेलखंड की प्रमुख चित्रकला है। अब आता है बुंदेलखंड की चित्रकला के संदर्भ में जानते हैं। सबसे पहले तो आती है सुरैती। सुरैती जो है वो लोक चित्रकला की दृष्टि से बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र होता है, जो दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू रंग से बनाई जाती है और इसमें जाली नुमा आकृति का अंकन किया जाता है।
फिर आता है इसके बाद मूर्ति। मूर्ति विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भित्ति रेखांकन होता है और यह दरवाजे के दोनों ओर दीवारों पर अंकित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है नौरता, जो चित्र नवरात्रि के अवसर पर बनाए जाते हैं। फिर आता है दोज पुतलियां, जो कि दोज तथा पुतलियां नामक आकृति बुंदेलखंड में भाई दूज के दिन गोबर से बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद आता है चौक, जो कि बुंदेलखंड लोक चित्रों में चौक चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। मांगलिक अवसर पर बनाए जाने वाले चौक को मंगल चौक कहा जाता है। फिर आता है मामूलिया, ये चित्र बुंदेलखंड में नवरात्रि के समय अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर से बनाए जाते हैं। फिर आता है गोधन गोवर्धन, जो कि दीपावली के अवसर पर गोवर्धन की पूजा के दिन बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत यह बुंदेलखंड के प्रमुख चित्र हैं। ये चित्रकला के संदर्भ में देखा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की शिल्पकला के बारे में। मध्य प्रदेश की शिल्पकला के संदर्भ में जानते हैं, जिसमें पहली आती है मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प के बारे में जानते हैं कि मिट्टी शिल्प संस्कृति या सभ्यता के विकास में मृत्तिका शिल्प का विशिष्ट योगदान रहा है। मानव जाति द्वारा प्राचीन काल से ही मिट्टी के शिल्प बनाए जाते रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की धार, झाबुआ, रीवा, शहडोल, बैतूल, मंडला क्षेत्रों में मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां आदि बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है काष्ठ शिल्प, जो कि प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प परंपरा समृद्ध रही है। इसमें मुख्यतः गाड़ी के पहिए, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि बनाए जाते हैं। जो प्रदेश में मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ क्षेत्र में जनजातीय काष्ठ शिल्प की परंपरा पाई जाती है। फिर आता है धातु शिल्प, जो मध्य प्रदेश में कई प्रकार के धातु शिल्प बनाए जाते हैं और प्रारंभ में धातु का प्रयोग केवल बर्तनों एवं आभूषणों तक सीमित किया जाता है, परंतु बाद में टीकमगढ़ और बैतूल के धातु शिल्पकारों ने अपनी कलाकृति में देवी देवताओं का अलंकरण किया हुआ है। प्रदेश के सतना जिले में उचेहरा क्षेत्र में कांसे के बट होली नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं, जो नरसिंहपुर जिले में चीचली में पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुएं पाई जाती हैं। फिर आता है बांस शिल्प के बारे में, जो कि प्रदेश में झाबुआ मंडला क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों में बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर आता है कंघी कला के बारे में, जो कि प्रदेश की जनजातियों में कंघिया अलंकरण एवं भित्ति चित्र में प्रसिद्ध है और राज्य की बंजारा जनजाति द्वारा कंघी बनाने का कार्य किया जाता है और इसके प्रमुख केंद्र रतलाम, नीमच, उज्जैन आते हैं। अब आता है प्रस्तर शिल्प के बारे में, जो कि राज्य में प्रस्तर शिल्प का प्रमुख उदाहरण पत्थरों पर नक्काशी है, जो कि मंदसौर और रतलाम की गुज्जर, गायरी तथा भील जनजातियों के द्वारा नक्काशी की जाती है। अब जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर की मूर्तियां तथा ग्वालियर की पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां तथा टीकमगढ़ के समीप कारी नामक स्थान पर बहुरंगी संगमरमर का यह प्रसिद्ध है। अब आता है छीपा शिल्प। छीपा शिल्प के बारे में जानते हैं कि हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प छीपा शिल्प के अंतर्गत आता है। इसमें भील जनजाति के विभिन्न प्रतीकों का अंकन किया जाता है और उज्जैन का छीपा शिल्प भेरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है चंदेरी या महेश्वरी साड़ी के बारे में, जो मध्य प्रदेश का चंदेरी क्षेत्र रेशमी तथा सूती दोनों प्रकार की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में महेश्वरी साड़ी की स्थापित करने का श्रेय होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई को प्राप्त है। फिर आता है हस्तशिल्प के बारे में और इसके अंतर्गत दरी, कालीन, जूट शिल्प आदि हस्तशिल्प की सूती दरी, कालीन के निर्माण पद्धति पंजा पद्धति कहा गया है। इसके अंतर्गत इसमें जबलपुर, शहडोल, झाबुआ, जूट हस्त क्षेत्र में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व के बारे में जानते हैं कि प्रदेश में मुख्य रूप से खजुराहो, भोजपुर, पचमढ़ी में शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह लोक कला जीवित रखने के लिए इंदौर, मांडू, उज्जैन का मालवा उत्सव, खजुराहो के नृत्योत्सव का विशिष्ट योगदान है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है घड़ल्या पर्व, जो कि घड़ल्या पर्व युवतियां सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नीरजा या नवरात्रि के अवसर पर नृत्य करती हैं। इसमें एक युवती के सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखकर गाना गाते हुए अपने क्षेत्र में अनाज और पैसा एकत्र किया जाता है और घड़ल्या पर्व में समान अविवाहित युवकों द्वारा छला नामक त्योहार भी मनाया जाता है। फिर आता है सुआटा नृत्य, जो कि मालवा में घड़ल्या पर्व के समान ही बुंदेलखंड में क्षेत्र में सुआटा पर्व प्रसिद्ध है। इस पर्व में दीवार राक्षस की अलंकृत प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उसके ऊपरी भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है और उसके पश्चात नव युवतियां पूजन तथा गायन करती हैं।
फिर आता है भैया दूज के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में भैया दूज का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और एक चैत्र में होली के पश्चात और दूसरा कार्तिक में दीपावली के पश्चात यह पर्व मनाया जाता है। हरेटी पर्व के बारे में, जो कि श्रावण माह की अमावस्या के दिन मालवा तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों में किसानों के द्वारा हरेटी पर्व को मनाया जाता है तथा श्रावण माह में का पूर्णिमा में मंडला जिले में तथा आषाढ़ माह में मालवा जिले में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र में से हरिया गोधा कहा जाता है। अब आता है अक्षय तृतीया, जो कि बैसाख माह में अप्रैल माह में अक्षय तृतीया अविवाहित युवतियों के प्रमुख त्योहार है तथा यहाँ स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। फिर उसके बाद आता है लारूकाज, जो कि गौंड जनजाति का प्रमुख पर्व लारूकाज नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। इसमें मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। फिर आता है इसके बाद बछवारस, जो कि यह पर्व श्रावण मास में मनाया जाता है और इस अवसर पर महिलाएं गायों की पूजा करती हैं तथा केवल बाजरा मोठ चने से बना भोजन ही ग्रहण करती हैं। फिर आता है भगोरिया पर्व के बारे में, जो कि भील जनजाति का यह पर्व होली के अवसर पर रबी की फसल के पकने पर किया जाता है। यह पर्व होलिका दहन से 7 दिन पहले प्रारंभ होता है। इसमें मुख्यतः 3 पर्व मनाए जाते हैं। पहले दिन गुलालिया, तत्पश्चात 2 दिन गोल गधेड़ों उत्सव तथा अंतिम 2 दिन में उजाड़िया उत्सव मनाया जाता है तथा भगोरिया भीलों का पड़ा उत्सव भी इसे कहा जाता है। अब आता है नवान्न पर्व के बारे में, जो कि बुंदेलखंड में पकने वाली दीपावली के 11वें दिन पर यह पर्व मनाया जाता है तथा इस पर्व में गन्ना और ज्वार की पूजा की जाती है। फिर आता है गणगौर पर्व, जो कि मालवा अंचल में यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह में और दूसरी बार भाद्र माह में। इस पर्व में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। फिर आता है इसके बाद नवरात्रा, जो कि दशहरे के दिन समय 9 दिन तक चलने वाला यह पर्व मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इन दिनों में स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और उपवास रखती हैं। कई जगह महिलाएं गरबा नृत्य भी करती हैं। फिर आता है रसनवा के बारे में, जो यह पर्व मंडला जिले में बैगांव आदि में पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है और इस पर्व में बैगा लोग 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। फिर आता है सजा या मामूलिया के बारे में, जो कि इस पर्व में अविवाहित युवतियों को मनाया जाता है तथा अश्विन माह में 16 दिन तक यह पर्व चलता है। इसके अंतर्गत नवयुवतियां अपने घरों की दीवारों पर गोबर से विभिन्न आकृतियां बनाती हैं और शाम को सामूहिक नृत्य करती हैं। फिर आता है मड़ई नृत्य के बारे में, जो कि मड़ई दक्षिणी मध्य प्रदेश में गोंड या उनकी उपजातियों का पर्व होता है। यह मंडला एवं ढिंडोरी जिलों में यह नृत्य किया जाता है, यह मनाया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं इसके समारोह में इस संस्कृति विभाग के संदर्भ में मध्य प्रदेश समारोह जो है, मध्य प्रदेश का समारोह यह मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 1982 में प्रारंभ किया गया था, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है तथा इसके अंतर्गत इसमें सांस्कृतिक विरासत की झलकियां, गायन, नृत्य, वादन, चित्र प्रदर्शनी आदि की प्रस्तुति की जाती है। खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि दूसरा है, इस समारोह को 1976 में प्रारंभ हुआ था। इस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष खजुराहो मध्य छतरपुर में किया जाता है। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सभी शैलियों को प्रतिष्ठित कलाकार, प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। आयोजन मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास विभाग और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा अलाउद्दीन खान अकादमी आदि की सहायता से 1 सप्ताह तक चलता है तथा यह 20 से 26 जनवरी 2018 के मध्य खजुराहो का 44वां नृत्य महोत्सव मनाया गया था। अब आता है कालिदास समारोह के बारे में, जो कि यह उज्जैन में महाकवि कालिदास की स्मृति में कालिदास अकादमी या राज्य पर्यटन विकास के सहयोग से यह आयोजित किया जाता है। यह समारोह 1958 में प्रारंभ हुआ था और इसमें परंपरागत रंगमंचन, संवाद, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन एवं चित्र प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है, जो कि 1 सप्ताह तक चलता है। अब आता है तानसेन समारोह के बारे में, जो कि यह समारोह मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग के द्वारा वर्ष 1980 में ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश के शीर्ष संगीतज्ञ, गायन वादक सम्मिलित होते हैं।
फिर आता है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, जो समारोह अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा वर्ष 1976 में बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मैहर में आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य आकर्षण अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित मैहर बैंड होता है। इसमें शास्त्रीय संगीत की विविधतापूर्ण प्रस्तुति होती है। अब आता है ध्रुपद समारोह, जो कि संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित यह समारोह वर्ष 1981 में भोपाल में आयोजित किया गया था। फिर आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, जो कि यह समारोह शाजापुर में आयोजित है। यह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता है। फिर आता है कला समारोह में यह समारोह मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशकों में प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है तथा इसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, काव्य पाठ आदि का पाठन कार्यक्रम किया जाता है। फिर आता है ओरछा उत्सव के बारे में, जिसका यह समारोह टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड के कलाकारों में नृत्य, गायन और वादन आदि में प्रस्तुति की जाती है। फिर आता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह के बारे में, जो कि यह समारोह 1982 में जबलपुर में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा स्मृति में आयोजित किया गया है, जिसमें साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। फिर इसके बाद आता है उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया है तथा यह सुप्रसिद्ध सितार वादक आमिर खान की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसमें देश की सांस्कृतिक और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। फिर आता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह, जो देश में अपने प्रकार का एक अनूठा समारोह है। इस समारोह में प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। अब आता है इसके बाद मालवा उत्सव, जो कि इस समारोह में मध्य प्रदेश का राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 1991 में प्रतिवर्ष उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, मांडू में किया जाता है। इसमें मालवा शैली का नृत्य प्रस्तुत है तथा फिर आता है निमाड़ उत्सव, जो कि इस उत्सव का आयोजन 1994 में मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर खंडवा बड़वानी में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इसमें भोपाल उत्सव के बारे में, जो कि भोपाल में उत्सव का आयोजन भोपाल पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष भोपाल में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है युवा महोत्सव, जो कि युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 1985 में से जनवरी में भोपाल में किया जाता रहा है। फिर इसी के साथ ही और भी उत्सव के बारे में देखते हैं, जैसे तुलसी उत्सव जो है वह चित्रकूट सतना में मनाया जाता है। कुमार गंधर्व उत्सव देवास में, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य समारोह खंडवा में, पद्माकर समारोह सागर में, भावभूति समारोह ग्वालियर में, चक्रधर समारोह रायगढ़ में, भोज समारोह धार में, लोकरंजन महोत्सव खजुराहो में, केशव जयंती समारोह ओरछा में, मुक्तिबोध समारोह भिंड में, कृष्णराव समारोह ग्वालियर में, टेपा समारोह उज्जैन में, लोकरंग समारोह भोपाल में। फिर आता है पचमढ़ी समारोह पचमढ़ी में, लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदौर, जनजाति फिल्मोत्सव जो है इंदौर में। फिर बुंदेलखंड उत्सव छतरपुर में, अनुकुंज उत्सव जो है गूंज उत्सव उज्जैन में, महाबोधि उत्सव सांची रायसेन में। इसी के साथ ही लोकरंग उत्सव भोपाल में, श्री रामलीला उत्सव भोपाल में, नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट जबलपुर में, शारदोत्सव जो है वह आता है चित्रकूट सतना में, भोजपुर उत्सव भोजपुर रायसेन में और गीता फेस्ट भोपाल में मनाया जाता है। इसी के साथ ही और भी अन्य उत्सव हैं, जिसमें आता है तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में तुलसी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष चित्रकूट के सतना जिले में किया जाता है। इससे रिलेटेड एमपीपीएससी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश तुलसी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, चित्रकूट में स्थित है। फिर आता है किशोर कुमार समारोह के बारे में, जो कि पार्श्व गायक किशोर कुमार की स्मृति में प्रतिवर्ष खंडवा जिले में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है मध्य पर्व के बारे में, जो कि मध्य पर्व कहाँ मनाया जाता है, यह भोपाल में आयोजित किया जाता है तथा इसे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का प्रतीक कहा जाता है। फिर आता है सबरी कुंभ उत्सव के बारे में। सबरी कुंभ उत्सव इस समारोह को प्रतिवर्ष नर्मदा नदी के तट पर अमरकंटक तथा अनूपपुर में आयोजित किया जाता है। अमरकंटक एवं अनूपपुर में इसे आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में जानते हैं।
मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के संदर्भ में जानें कि इसमें किसी विशेष स्थान पर जनसमूह या सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव को मेला कहा जाता है। मेला किसे कहा जाता है कि किसी विशेष स्थान पर जनसमूह या सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव को मेला कहते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप अद्वितीय सम्मेलन होता है। प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है, जिसमें सर्वाधिक मेले 227 उज्जैन में लगते हैं और उसमें न्यूनतम मेले होशंगाबाद में लगते हैं। तो सर्वाधिक मेले कहाँ पर? उज्जैन में, और न्यूनतम मेले जो लगते हैं वह होशंगाबाद में लगते हैं। अब आता है सबसे पहले सिंहस्थ कुंभ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि में चैत्र मास की पूर्णिमा में से वैशाख पूर्णिमा तक सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह प्रदेश का सबसे पवित्र मेला होता है, जिसमें पिछले सिंहस्थ का आयोजन वर्ष 2016 में हुआ था और यह अगला सिंहस्थ कुंभ 2028 में आयोजित है। अब आता है दूसरा रामलीला का मेला, जो कि प्रदेश में ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में जनवरी-फरवरी में माह में आयोजन किया जाता है। 100 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर आता है पीर बुधान का मेला, जो कि शिवपुरी जिले में सावरा क्षेत्र में लगभग 250 वर्षों से मुस्लिम संत पीर बुधान के मकबरे पर अगस्त-सितंबर के भाद्रपद माह में इस मेले का आयोजन किया गया है। फिर आता है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला जो है वह नागाजी का मेला अकबरकालीन संत नागाजी की स्मृति में मुरैना जिले के पोरसा गांव में नवंबर-दिसंबर में एक माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बंदर एवं अन्य फालतू जानवरों का विक्रय भी किया जाता है। अब आता है हीरा भूरिया का मेला, जो कि हीरामन बाबा की स्मृति में ग्वालियर जिले में आसपास क्षेत्र में अगस्त-सितंबर के भाद्रपद में आयोजित किया जाता है। फिर आता है गरीबनाथ का मेला, जो कि नाथ संप्रदाय के अनुयायी द्वारा बाबा गरीबनाथ की स्मृति में शाजापुर जिले की अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कान्हा बाबा का मेला, जिससे रिलेटेड इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और यह तो कई बार पूछा ही जा चुका है कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, हरदा जिले की सोडलपुर में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है, जो कि 278 वर्ष में से इस मेले का आयोजन हो रहा है। फिर आता है सनकुआ मेला, जो कि दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित सनकुआ नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है कालूजी महाराज का मेला, जो कि खरगोन जिले में पिपलिया खुर्द गांव में लगभग 1 मास तक लगता है। इस मेले में निमाड़ी नस्ल के कैड़ा भेलों को क्रय विक्रय किया जाता है। फिर आता है इसके बाद जोगेश्वरी देवी का मेला, जो कि अशोकनगर जिले की चंदेरी नामक स्थान पर इस मेला को हौज खास तालाब के समीप मार्च-अप्रैल में आयोजित किया जाता है। अब आता है मठ घोघरा का मेला, जो कि सिवनी जिले में मोरथन नामक स्थान पर फाल्गुन माह में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय यह मेला होता है। फिर आता है राम पीपला का मेला, जो कि बालाघाट जिले में चंदन नदी के तट पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट मेला बरमान का मेला, जो कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बरमान का मेला कहाँ लगता है। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर एक 13 दिवसीय मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर में। फिर आता है चंडी देवी का मेला, जो कि सीधी जिले में घीघरा नामक स्थान पर चंडी देवी मंदिर के प्रांगण में मार्च-अप्रैल में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है गोटेमार मेला, जो कि छिंदवाड़ा जिले के पांडुरा में भाद्रपद माह की अमावस्या में पांडुरा और सावर गांव के मध्य प्रवाहित होने वाली जाम नदी के तट पर आयोजित होता है और इस मेले में दोनों गांवों में लोगों द्वारा एक दूसरे पर पत्थर मारने का प्रचलन है। फिर आता है रहस मेला। रहस मेला वह मेला होता है जो कि सागर जिले में गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी में रहस मेला लगता है। 1 मास तक चलने वाला यह मेला बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला होता है। इस मेले को 1785 में मर्दन सिंह नामक राजा के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मर्दन सिंह के द्वारा आरंभ किया गया था। अब आता है मड़ई मेला के बारे में। मड़ई मेला जो कि है मंडला एवं ढिंडोरी में जिले में निवास करने वाली जौन जनजातियों के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसमें अहरिया नृत्य की प्रस्तुति की जाती है और 2 दिवसीय मेले में बकरे की बलि की देने की भी प्रथा है। ग्वालियर का व्यापारिक मेला जो है वह राजस्व के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है, जो कि ग्वालियर का कौन सा मेला है? ग्वालियर का रामलीला का मेला।
अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में जानते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके प्रत्येक मेले और उनके स्थान के बारे में जानते हैं कि इसमें आता है पहला ग्वालियर मेला, जो कि ग्वालियर में दिसंबर जनवरी में लगता है। फिर आता है चक्री मेला, ग्वालियर में श्रावण में लगता है। फिर इसी तरीके से झूलेलाल या बाड़ा ग्वालियर में लगता है। भुजरिया कटोरा ताल ग्वालियर में लगता है। इसी तरीके से ये मेलों का क्रम है, जैसे पीर बुबधान मेला सांवरा गांव शिवपुरी में, सोनागिरी मेला दतिया में, रतनगढ़ देवी रतनगढ़ दतिया में लगता है, बड़ौनी दतिया में लगता है जो गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य मंदिर उन्नाव दतिया में प्रत्येक रविवार को यह मेला लगता है। सनकुआ सेवड़ा दतिया में लगता है। फिर इसी तरीके से ये क्रम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे कि कौन कौन से मेले हैं। जैसे त्रिवेणी मेला रतलाम में लगता है। फिर उसके बाद 40 बाबा का हुसैन टोकरी जावरा में लगता है। नवग्रह मेला खरगोन में लगता है। बड़केश्वर मेला खंडलाई धार में लगता है। सोमेश्वर घाट भिंड में लगता है। फिर श्री मल्हार आलमपुर भिंड में लगता है। इसी तरीके काली पूजा का मेला रायपुरिया झाबुआ में लगता है। ये सभी स्थानीय मेला है। स्थानीय मेलों के नाम दिए गए हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा मेला लगता है, और इससे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेले हैं उनके हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, और उनको याद करने के साथ साथ इन पर भी आप एक नज़र डाल लेंगे कि अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसके को कर ले जाएं। फिर जैसे कि बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है। नवचंडी मेला खंडवा में, मानधाता मेला खंडवा में, चंडी देवी का मेला घोगरा सीधी में लगता है। नागा जी का मेला पूर्शा मुरैना में, देवी दुलारी मेला शाजापुर चैत्र में लगता है। गढ़गौर का नीमच में लगता है। बीजासनी मनता मंदिर के पास जो मेला लगता है वह इंदौर में चैत्र और आश्विन माह में लगता है। इसी तरीके से जैसे राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में, कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में, फिर सलवर्डी बैतूल में, सटधारा कन्ही कटनी में, खैरमाई जबलपुर में, पीर साहब उर्स जबलपुर में, इसी तरह से चित्राहरण रायसेन में, कामदगिरी चित्रकूट सतना में प्रत्येक अमावस्या को लगता है। बरही का मेला जो है कटनी में फरवरी में लगता है। भेड़ाघाट का मेला भेड़ाघाट जबलपुर में कार्तिक में लगता है। इस तरीके से ये प्रमुख मेले हैं। जैसे सरस समैया मेला पन्ना में लगता है। मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा कार्तिक महीने में लगता है। बांदकपुर दमोह में माघ के महीने में मेला लगता है। तो ये प्रमुख मेले हैं जिनके बारे में विस्तृत में देखा हुआ है, और इन सब के बारे में आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एक नज़र दौड़ा लेंगे। जैसे जल बिहार का मेला छतरपुर अश्विन में लगता है, माह में लगता है। बलदेव जी का मेला पन्ना में भाद्रपद में लगता है। शरद पूर्णिमा का मेला अमरकंटक में अश्विन माह में लगता है। तो इस तरीके से ये मेलों का क्रम है, इनको आप याद कर लेंगे। याद क्या, एक बार एक नज़र से देख लेंगे तो क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। अब आता है, आप जानते हैं इस रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि इस के क्लास के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने में चित्रकला और क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसमें चित्रकला और क्षेत्र को दिखाया गया है। जिसके अंतर्गत आता है मांडाना जो है, जिसमें जो कि बघेलखंड से सुमेलित है। इसमें आपको सही सुमेलित बताना है। कोहबार बुंदेलखंड से, मूर्ति निमाड़ से, सवनाही मालवा से। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आप एक मिलान देखेंगे कि जिसमें मांडना जो है वह निमाड़ अंचल से संबंधित है। फिर आता है कोहबार जो है बघेलखंड से की चित्रकला है। फिर आता है जो मूर्ति हैं वह बुंदेलखंड के हैं। मूर्ति जो है बुंदेलखंड के और सवनाही जो है मालवा क्षेत्र का है। तो इस तरीके से ये क्रम बैठेगा। तो इसमें जो क्रम लगा हुआ है वह आता है 3 1 2 4 का, जो कि सी आपका ऑप्शन होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लोक गायन में सिंगाजी, कबीर और मीरा द्वारा रचित पदों का गायन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये कौन सा गायन होता है? नुरगुड़ी संप्रदाय होता है। फिर आता है ढोला मारू लोकगीत, जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है। वास्तविक रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, लोकगीत है? तो यह लोकगीत किसका है? यह राजस्थान राज्य का वास्तविक रूप से लोकगीत है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस लोकगीत को गाया जाता है।
अब आता है खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है। तो आपको बताना है कि खजुराहो नृत्य का समारोह का आयोजन किस वर्ष किया गया। ये वर्ष 1975 से किया जाता है। फिर आता है कि भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है। भगोरिया पर्व जो होता है वह भील जनजाति के द्वारा रबी फसल के पकने पर मनाया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि नागा जी के मेले का आयोजन नवंबर दिसंबर महीने में किस जिले में होता है। तो नागा जी का मेला का आयोजन मुरैना में होता है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर आता है 7 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि टेपा किससे संबंधित है, उज्जैन से, बुंदेलखंड छतरपुर से, नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट से, लोक रंग उत्सव इंदौर से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा उत्सव संबंधित नहीं है। इसमें लोक रंग उत्सव जो है वह इंदौर से संबंधित है, यह गलत है, और इसमें ये तीनों है वो जो है वह सही है। अब आता है नाथ संप्रदाय के लोग किस कथा का गायन प्रातःकाल में करते थे। तो किस कथा का संप्रदाय करते हैं। भरथरी गायन जो होता है वह प्रातःकाल में किया जाता है। ये सबसे पहले गायन में पहला देखा हुआ है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा गीत आत्म की अमरता से संबंधित होता है। इनमें से मसान्या जो गीत होता है वह आत्मा की अमरता के लिए गाया जाता है। फिर आता है आलाखंड के रचनाकार कौन से हैं। आलाखंड के जो रचनाकार हैं वह जगनिक है। फिर आता है कर्मा नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। कर्मा नृत्य जो है वह मंडला क्षेत्र में प्रचलित है। फिर आता है कहरबा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहरबा नृत्य जो है वह गौंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। चटकोरा नृत्य जो है वह कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कला एवं संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक भी फिनिश होता है, और टॉपिक से रिलेटेड इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया तो ये टॉपिक प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर 18 होगा। और भी इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।